हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे खान सर की पुस्तक से सेट नंबर 7 को। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग अगर उसको भी नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। और इसका PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जुड़ जाएंगे। और वहाँ अगर लिंक नहीं आपको मिलता है, वहाँ से अगर ओपन नहीं होता तो फिर आप सर्च करेंगे MCQ वाला ऑफिशियल टेलीग्राम पे, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो पूरा लिंक होता है, हमारे बारे में डिस्क्रिप्शन होता है चैनल के बारे में, वहाँ पे भी इसका लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको पता होगा कि इस बुक का कितना इंपैक्ट होता है हर एक एग्जाम में, लगातार क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो आप लोग को सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख के चलना है। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। उससे क्या होता है कि आपके एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी BSSC से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल जो था ये लोथल था। लोथल कहाँ पे? ये गुजरात में है, इसको ध्यान में रखना है। और इसकी खुदाई जो है ये सर्वप्रथम SR राव के द्वारा 1954 में की गई थी। SR राव के द्वारा लोथल की खुदाई 1954 में की गई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो है अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये साबरमती नदी के पास में है। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। कालीबंगा से क्या हमें प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पे स्थित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में RD बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 2, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा गया है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो हमसे यहाँ पे यही पूछना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया है, तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। और प्रथम उपदेश सारनाथ में, इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1930 में, इसको ध्यान में रखेंगे। 12 मार्च से 6 अप्रैल जब गांधी जी नमक कानून को तोड़ देते हैं, उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मान ली जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो इसका संबंध दांडी यात्रा से है। ये जो यात्रा थी 12 मार्च से 6 अप्रैल, ये दांडी यात्रा का ही समय काल है और ये कुल 24 दिनों की यात्रा थी, इसको ध्यान में रखेंगे। गांधी जी लगभग 72 अनुयायियों के साथ यहाँ पे निकले थे साबरमती आश्रम से दांडी के लिए। 4, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो लाला हरदयाल का जो संबंध है ये था गदर पार्टी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने 15 जून 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। गदर पार्टी के संस्थापक में सोहन सिंह भी थे, और वो तो सोहन सिंह अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल जो थे ये महासचिव थे, तो इसको ध्यान में रखना। इन दोनों ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को में 25 जून 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की थी। 5, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे आचार्य कृपलानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखना है। इनका पूरा नाम जो था वो जीवटराम भगवान दास कृपलानी था, और इन्हें प्यार से आचार्य कृपलानी या सम्मान से जो भी कह लिया
प्यार से, सम्मान से इन्हें हम आचार्य कृपलानी बुलाते थे। तो इसको ध्यान में रखना है। भारत की आज़ादी के समय आईएनसी के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। 6, ब्रिटिश भारत के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था और प्रथम वायसराय भी था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका कार्यकाल जो है वो 1856 से लेके 62 तक का है, लॉर्ड कैनिंग का। तो ध्यान में रखना है इसके कार्यकाल को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैच द फॉलोइंग्स में कि किनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी पारित किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया गया था, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को समाप्त करके और वायसराय के पद को स्थापित किया गया था। 7, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन का आरंभ जो है ये उत्तराखंड के क्षेत्र से हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह आंदोलन उस समय जो था ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो चमोली जिले में 1973 में ये प्रारंभ किया गया था। तो इसमें क्या था कि पेड़ों को काटने की बात कही गई थी। तो वहाँ की महिलाओं ने को गले लगा लिया था और बोला था कि मतलब पेड़ को काटने से पहले हमारे लाश पर से गुजरना होगा या हमें मारना होगा उसके बाद। तो उसी आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। 8, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय की शुरुआत जो है ये अफीम युद्ध से हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19वीं सदी के मध्य में चीन और ब्रिटेन के बीच में जो लड़े गए युद्ध थे उन्हीं को अफीम युद्ध कहा गया है। ये 2 बार अफीम युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। एक बार 1839 से लेकर 42 में और दूसरा हुआ है 1856 से लेकर 1860 तक। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के समय हुई है। 9, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्रांति हुई? तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्रांति जो है ये हुई थी वर्ष 1688 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्रांति के बाद विलियम तृतीय और मैरी तृतीय को द्वितीय शासक के रूप में राजा और रानी बनाया गया था। इसके भागीदार इंग्लैंड, वेल्स, आयरिश, स्कॉटिश समाज और डच सेना भी थी। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के स्वतंत्रता के बाद पहले कानून मंत्री के तौर पर भी इन्होंने पद संभाला था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 11, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, लेकिन जो बचे हुए प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे, क्योंकि 26 जनवरी का हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण रोल है या भूमिका है, कुछ भी कह सकते हैं। 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिवस भी है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो उसी के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम 26 नवंबर को नहीं 26 जनवरी को हम क्या रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 से संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, लेकिन ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 से ही। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यही सब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि 26 जनवरी होगा, 26 नवंबर होगा, वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो इसलिए अब मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखते हैं 12 नंबर, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? तो इसमें कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ये है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ये जो सूची की बात हो रही है कि जैसे समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है, इसकी चर्चा जो है हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन वास्तविकता में ये होता है कि राज्य सूची में कोई अगर कानून राज्य सरकार ऐसा बनाती है, जो वैसा ही कानून अगर केंद्र सरकार पहले बना चुकी है तो वो केंद्र का ही लागू होता है, राज्य सरकार का लागू नहीं होता है। तो सर्वोच्चता जो है वो केंद्र सरकार के पास ही होती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 13, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। किसमें? तो सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, ये इसमें शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का आर्टिकल 19 जो है उसके अंदर है। इसमें 6 प्रकार का अधिकार दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है?
तो हड़ताल करने का मतलब फ्रीली बोलने का अधिकार, कहीं पे घूमने का अधिकार, कहीं पे बस जाने का अधिकार, इस तरह से 6 दिए हुए हैं मौलिक अधिकार। 19 में 6 क्लॉज दिए हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार नहीं होता है। 14 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कितने वर्षों बाद? तो ये 5 वर्षों बाद होता है। इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का ऑफिस जो होता है, ये 5 वर्षों का होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है। अभी तक भारत में के इतिहास में बस एक ही बार ऐसा हुआ है कि कोई एक राष्ट्रपति लगातार 2 बार अपना टेन्योर रिपीट किए हों, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। 1950 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15 भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महान्यायवादी की चर्चा जो है ये आर्टिकल 76 में है। इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ये सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। 16 निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो चुनाव सुधार से संबंधित कौन नहीं है? तो ये है वाई के अलग समिति। इसका संबंध जो है ये चुनाव से नहीं है। बाकी दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और तारकुंडे समिति, इन तीनों का संबंध जो है वो चुनाव सुधार से है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कभी ये पूछ ले कि चुनाव सुधार से संबंधित कौन सी समिति है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 17 महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर जो होता है ये प्रमुख होता है नगर निगम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 ईवीएम का मतलब है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म जो है यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और 1982 में ईवीएम का प्रथम प्रयोग किया गया था। यह मशीन पहली बार केरल में उपयोग किया गया था और उसके बाद 1989 में पूरे भारत में इसका प्रयोग किया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1982 में केरल में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। 19 केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो केंद्र सरकार में वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री जो है यह स्मृति ईरानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो ग्रह के रूप में जो गणना है ये किसकी नहीं होती है? तो प्लूटो की नहीं होती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ये हमारा सन हो गया, जो इन ग्रहों का प्रधान एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चारों आंतरिक ग्रह। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों बाहरी ग्रह। और मरकरी, मार्स और जुपिटर के बीच के बेल्ट को हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्षुद्र ग्रह बेल्ट। 21 भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा तो वैसे कुल 13 देशों से होके गुजरती है, तो 13 का नाम याद रखना मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको याद रखना होगा, कोई और उपाय नहीं है इसका, तो इसलिए आपको याद रखना होगा 13 का नाम। तो इसमें केन्या जो है यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ध्यान में रखेंगे, 13 का नाम याद कर लेंगे। पहला है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। 22 निम्नलिखित में कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो 2 महाद्वीपों में कौन फैला हुआ है? ये इस्तांबुल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे प्राचीन क्षेत्र 7 पहाड़ियाँ पर बने हुए हैं। इस्तांबुल जो है ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। 23 फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति का संबंध जो है ये अल्पाइन वन से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो होती है इसकी विशेषता, ये छोटे और कम ऊंचे होते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 25 से लगभग 35 मीटर तक के होते हैं ये वन, फर अल्पाइन वन से संबंधित है। 24 निम्न में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो दिए गए ऑप्शंस में सबसे लंबी नदी जो है ये अमेजन। अमेजन वैसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, और ऑप्शंस के अनुसार ये यहाँ पे सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सॉरी बड़ी नहीं, सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
25 गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो ये है आपका जर्मनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 26 मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन जो है, इसे हम कौन सी क्रांति कहते हैं? तो रजत क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उर्वरक की क्रांति को भूरी क्रांति कहते हैं, उर्वरक यानी खाद। गुलाबी क्रांति, तो ये प्याज के अत्यधिक उत्पादन को गुलाबी क्रांति। 27 निम्न में कौन सी बगान फसल नहीं है? तो इसमें बगान फसल कौन नहीं है? तो ये मोटे अनाज। बाकी कॉफ़ी का बगान होता है, काजू का भी बगान होता है, चाय का भी बगान होता है, लेकिन मोटे अनाज खेत में ऐसे ही रोप दिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे, यह बगानी फसल नहीं है। 28 निम्न में कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसमें रबी फसल कौन नहीं है? तो चावल। चावल रबी फसल इसलिए नहीं है क्योंकि ये खरीफ फसल है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। रबी फसल क्या होता है कि अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाया जाता है, जैसे कि राई हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब जो है ये सब रबी फसल है जो अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 29 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो सर्वोच्च साक्षरता दर जो है भारत में वो केरल राज्य का है, यह है 94%। वैसे आप अगर इसमें देख लें कि आइलैंड्स में, तो ये जो सबसे बड़ा मतलब द्वीप में देखे जाए कि कौन सा द्वीप है जो सर्वाधिक वहाँ पे शिक्षा दर है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। ये दरोगा के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था 92.28, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि राज्यों में 3 का बताना है, तो सबसे ज़्यादा है केरल का, उसके बाद है मिजोरम का 91.58 और उसके बाद है गोवा का 88, तो इसको ध्यान में रखेंगे। साक्षरता दर सर्वाधिक केरल, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा। ऐसे अभी बिहार दरोगा के अंदर क्वेश्चन आया था कि पहले शिफ्ट में आया था कि कौन सा राज्य है उसको 3 कौन सा सर्वोच्च साक्षरता दर वाला राज्य है, उसके बाद आया था कि 3 कौन सा आइलैंड है जो सर्वाधिक वहाँ की साक्षरता दर है। तो लक्षद्वीप था, अंडमान निकोबार था, पुदुचेरी था, इस तरह से था, तो उसको भी सजाना होता है। तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए, राज्य के बारे में भी पता होना चाहिए। तो 3 में पहला है केरल, दूसरे पे है मिजोरम और तीसरे पे है गोवा। 30 रॉबिन्सन के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है असीमित आवश्यकताएं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में केंद्रीय आर्थिक समस्या जो है वो 1991 में आई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के बाद भारत में एलपीजी पॉलिसी को लागू किया गया था, तो उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह, तो ध्यान में रखेंगे। 31 गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, तो इसको हम कैसे मापते हैं? इसे मापा जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किया गया था सर विलियम मुयर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, सर विलियम मुयर के द्वारा 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 33 निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किया गया है जॉन लॉक के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 34 निम्न में कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है नाटो। नाटो में अभी कुल कितने मेंबर हैं? तो नाटो में भी 31 देश है। 31वां देश जो है वो आइसलैंड है। 31वां देश आइसलैंड है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नाटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। 35 राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटिंग डे जो है ये भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हमारे संविधान में चुनाव आयोग के बारे में जो चर्चा है वो आर्टिकल 324 में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 36 उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पील मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो काम्पील मेला जो है ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ये हर वर्ष मार्च महीने में लगाया जाता है, 5 दिनों तक ये चलता है, तो इस वर्ष उत्तर प्रदेश में ये लगाया गया था।
37 वर्मी कंपोस्टिंग में संगलन मुख्य जीव का नाम है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में जो है मुख्य जीव वो है केचुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखना। 38 निम्नलिखित में कौन सा एक अकोशीय जीव है? तो एक अकोशीय जीव जो है ये है विषाणु यानी वायरस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिसमें एक कोशिका पाई जाती है उसे हम एक कोशीय जीव कहते हैं। तो विषाणु में एक कोशिका पाई जाती है। 39 मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में जो है ये यूरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो मैलिक एसिड ये सेब में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड ये दूध दही में पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और टैनिक एसिड जो है ये चाय में पाया जाता है। 40 सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी जो है उसे महाधमनी वेना कोआ आर्टोआ, महाधमनी अर्टोआ AORTA। तो सबसे बड़ी धमनी जो है उसे महाधमनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और सबसे बड़ी सीरा जो है उसे महासीरा वोना कोआ कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 41 पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो इसे किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो इसे हम परिभाषित करेंगे समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन पुनर्जनन में। ऑप्शन डी इज द सी इज द राइट आंसर। 42 वंशागति का क्रोमोजोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सटन एवं बोबरी के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ध्यान में रखेंगे क्रोमोजोमवाद का सिद्धांत जो है ये सटन एवं बोबरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 43 निम्न में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो पीड़ाहारी कौन सी दवा है इसमें? तो ये है आपका नोवल जीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के दर्द में किया जाता है, जैसे कि माइग्रेन में, दांत के दर्द के इलाज में। 44 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पादक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पादक जो है यह है पायरुविक एसिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 45 विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो है ये है आपका क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड। B9 का रासायनिक नाम जो है ये फॉलिक एसिड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन ADE ये सब जो है ये फैट में घुलनशील है, और विटामिन B और C ये वाटर में घुलनशील है। तो इसको WBC से याद रखेंगे कि B और C जो है ये पानी में घुलनशील है। 46 कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो ओजोन स्तर को अपघटित कौन सी गैस करती है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस जो है वो CFC ही है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में पाया जाता है CFC। 47 निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ओम जो है यह मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मीटर भी है लंबाई का, समय का सेकेंड है, एम्पियर किसका है? विद्युत का। तो ये सब जो है मूल मात्रक है, बाकी ओम मूल मात्रक नहीं है। 48 समीकरण V = U + AT जानकारी देता है। तो ये किसकी जानकारी देता है? वेग समय का एक कार्य का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 49 बल का विमीय समीकरण है। तो बल का विमीय समीकरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका F = mLT⁻²। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 kWh डैश की इकाई है। तो kWh जो है ये ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 51 स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग। तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी जो है ये 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से 17 मीटर की न्यूनतम दूरी हो। 52 जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। तो ये किस के कारण होता है ऐसा? तो ये होता है अपकेंद्रीय बल के कारण।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं तो वो उसको बाहर फेंकता है कपड़ा को, तभी वो कपड़ा साफ हो रहा होता है। वो अपने दीवारों पे उस कपड़े को मारता है, बीच का जो मोटर होता है, तो वो किस पे काम करता है? अभिकेंद्रीय बल पे। तो इस तरह से जब दूध से मलाई निकालते हैं तो ये अपकेंद्रीय बल पे के कारण ही होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मौत के कुआं में जो गाड़ी चला रहा होता है वो सब, ये सब ध्यान में रखेंगे। 53 जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो जल का हिमांक बिंदु जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जमने लगता है। 54 श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो सर्वाधिक विचलित जो होता है वो होता है बैंगनी। बैंगनी कलर सर्वाधिक विचलित होता है और सबसे कम लाल होता है, इसलिए लाल का उपयोग किया जाता है किसमें? तो ट्रैफिक सिग्नल्स में लाल का उपयोग किया जाता है। 55 वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो वैद्युत धारा का परिमाण हम कैसे मापते हैं? तो ये मापा जाता है अमीटर से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56 गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है। तो कौन सी गैस है जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है? तो ये है जल वाष्प। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 57 निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक कौन सा हो जाएगा? तो ये प्लास्टिक। ये प्लास्टिक कुचालक किसको बोलते हैं? जो विद्युत को पास नहीं होने देगा। और सबसे अच्छा सुचालक जो है विद्युत का वो है चांदी, लेकिन बहुत महंगा होने की वजह से हम तांबे का वायर यूज करते हैं। 58 बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग जो है बोहर के अनुसार ये NH/2π होता है, इसको याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। 59 चीली सोरा यानी कि साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? तो साल्ट पीटर जो है ये सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है, NaNO3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। NaNO3 इसी को सोडियम नाइट्रेट या साल्ट पीटर कहते हैं। 60 निम्नलिखित में कौन सा एक पायरीमिडियन क्षार नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुआनिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 61 EDTA एक लिंगेड है, तो ये क्या लिंगेड है? हेक्साडेंटन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 62 निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन हो जाएगा? तो कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 63 निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो ये किस में होता है? ये आयोडीन में होता है, इसमें धात्विक चमक होती है। 64 निम्नलिखित में कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है ये वायु है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 65 सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, तो सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला जो है वो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे कम वो एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। तो सबसे खराब जो होता है वो पीट होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। 66 सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य पुरुष में तापमान जो होता है ये 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 67 स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो है ये बिहार में किसान आंदोलन से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 68 बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 69 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो हाल ही में ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि जो है ये PM स्वनिधि, इसका 3 वर्ष पूरा हो गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 2020 में शुरू किया गया था। 70 श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो श्रीनगर को वर्ष 2024 तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 71 भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उस 5 राज्यों में शामिल नहीं है?
तो 5 राज्य में कौन शामिल नहीं है? तो बिहार शामिल नहीं है। बिहार से IST नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन 5 राज्यों से होकर IST गुजरती है। 72, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। 73, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत की गरीबी पे चर्चा करने वाले जो पहले व्यक्ति थे इन चारों में, वो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्हीं के द्वारा ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 74, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसके पहले महासचिव जो थे वो नॉर्वे से संबंधित थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि वो नॉर्वे के थे। 75, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसका अब नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया, इसको भी ध्यान में रखना है। 76, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो रूल ऑफ लॉ का विचार जो है ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 77, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोमगो झील जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 78, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किस खिलाड़ी ने जीता है, किसके नाम पे दर्ज है? तो ये रिकॉर्ड दर्ज है डी गुकेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे कम आयु में शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड है। 79, सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सर्व शिक्षा अभियान है, इसके अंतर्गत जो है ये कितने वर्ष के बच्चे आएंगे? 6 से 14 वर्ष के बच्चे आएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 80, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करते हैं। जैसे मतलब केंद्र में जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करते हैं। 81, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है ये स्थित है देहरादून में, और इसके द्वारा हर 2 वर्ष में भारत की जो वन रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाती है। 82, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 84, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था खेलो इंडिया कार्यक्रम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। 85, महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहला है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो है ब्राज़ील, तो ये सही है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा 85 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके आगे का क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे भी मैं क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूँ। तो लगातार आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। बहुत अच्छा आप लोग का उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं वीडियो को, कमेंट भी लगातार अच्छा आ रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम सारा प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद ये सब खत्म हो जाने के बाद फिर नए नए पब्लिकेशंस का जैसे जैसे आप लोग का डिमांड होगा, किरण पब्लिकेशन का या किसी और भी पब्लिकेशन का, तो हम उसको भी करवा देंगे। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।